हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राजमोहन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी। हमारा जेनेटिक्स के अंतर्गत टॉपिक्स चल रहे थे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, मेंडल के बारे में पढ़ा था। मेंडल ने पाइसम सेटाइवम पर जो काम किए थे किस प्रकार सफल रहा था। उसने पाइसम सेटाइवम के अंतर्गत कौन से 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर्स को चूज़ किया जो सफल रहा अपने एक्सपेरिमेंट में, तो उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। अब आज हम इस वीडियो में कुछ जेनेटिक्स के अंतर्गत टर्मिनोलॉजी, जो शब्दावलियाँ काम में आती है जेनेटिक्स का अध्ययन करने से पूर्व, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि मेंडल ने जो नियम दिए थे वो किस आधार पर दिए थे, आगे जेनेटिक्स की स्टडी करेंगे, उनमें इन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो संक्षिप्त में हम इनके बारे में यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो पहली टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत आता है जीन। जैसा कि आपने पढ़ा होगा या पढ़ाया था कि जो मेंडल ने मटर पर जो कार्य किए थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे कारक या फैक्टर होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, या मटर के अंतर्गत कुछ फैक्टर होते हैं वो कंट्रोल करते हैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स को। जैसे पौधे की हाइट क्या है, फ्लावर का कलर क्या है, बीज का कलर क्या है, उसकी शेप क्या है। तो ये विभिन्न प्रकार के कारकों के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं मेंडल के अनुसार। तो इस प्रकार से जो इन को कंट्रोल करने वाले जो कारक होते हैं उनको फैक्टर कहते हैं। जबकि आज हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो मेंडल ने कारक शब्द यूज किए थे वो जीन के लिए किए थे। नई शब्दावली में हम आज उनको जीन के रूप में अध्ययन करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के करेक्टर्स होते हैं या डिटर्मिनेंट्स होते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। और आधुनिक जेनेटिक्स के अंतर्गत इन कारक या फैक्टरों को जीन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है लॉकस या विस्थल। जैसा कि आपको पता है कि जो समजात गुणसूत्र होते हैं तो उन पर जो जीन पाए जाते हैं उनकी स्थिति या स्थान कहाँ पर है, कि वो जीन पर्टिकुलर जीन होता है वो किस स्थान पर पाया जाता है, दो जीनों के बीच में दूरी क्या है, उनके बीच में क्या इंटरेक्शंस होते हैं। तो देखा गया कि जो समजात गुणसूत्र होते हैं उनमें एक विपर्यासी लक्षण या कंट्रास्टिंग करेक्टर्स को कंट्रोल करने वाले जीन होते हैं, वो एक निश्चित जगह पर पाए जाते हैं दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम के अंतर्गत, और इसी स्थान को हम लॉकस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है युग्म विकल्पी या एलेल। मेंडल ने विपर्यासी लक्षणों को कंट्रोल करने के लिए जो जीनों का समूह होता है जो एक के करेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, विपर्यासी लक्षण को कंट्रोल करते हैं, उन जीनों के समूह को एलेल नाम दिया। सामान्यतः मेंडल के अनुसार ये 2 होते हैं। जैसे कि पौधे की हाइट होती है, जो पौधे की हाइट के लिए 2 कंट्रास्टिंग करेक्टर्स होते हैं, जैसे उसका लंबाई कितनी है या वो बौना है, ठीक है, टॉल और ड्वार्फ, ये 2 कंट्रास्टिंग करेक्टर्स होते हैं। तो इनको कंट्रोल करने वाले जो जीन होते हैं वो होमोलॉगस क्रोमोसोम के सेम स्थल पर पाए जाते हैं, और एक करेक्टर्स विपर्यासी लक्षण को कंट्रोल करने वाले जीनों के समूह को, युग्म को हम एलेल या युग्म विकल्पी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है समयुग्मजी या विषमयुग्मजी, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। जब एक विपर्यासी लक्षण को कंट्रोल करने के लिए जीन समान प्रकार के होते हैं तो उनको होमोजाइगस कहते हैं, और जब यदि किसी एक विपर्यासी लक्षण को कंट्रोल करने वाले जीन का जो एलेल होता है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं तो उनको हेटेरोजाइगस के नाम से जाना जाता है या विषम युग्मजी। जैसे उदाहरण के लिए शुद्ध लाल पुष्प है
तो उसमें कैपिटल आर आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होमोजाइगस अवस्था है क्योंकि इनके दोनों जो एलिल्स होते हैं वो सेम है और ये पौधे के जो लाल रंग है उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। जबकि और जैसे ये डोमिनेंट है और यहाँ पर रिसेसिव का एग्जाम्पल है, उसमें स्मॉल आर आर ये भी क्या है, समयुग्मजीय अवस्था होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये समयुग्मजीय अवस्था को रिप्रेजेंट करता है। जबकि विपर्यासी लक्षण को नियंत्रित करने वाले अलग अलग प्रकार के जीन होते हैं, उनको हेटेरोजाइगस के नाम से जाना जाता है, जो कैपिटल आर स्मॉल आर हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है। तो अलग अलग प्रकार के जो एलिल्स होते हैं उनको हेटेरोजाइगस कहते हैं। अब हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस होते हैं, उनमें क्या अंतर होते हैं? तो होमोजाइगस के अंदर देखते हैं लक्षणों को नियंत्रित करने वाले दोनों युग्म विकल्पी एक समान होते हैं, जबकि लक्षणों को नियंत्रित करने वाले दोनों एलिल अलग अलग प्रकार के होते हैं हेटेरोजाइगस के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है समयुग्मजीय प्रभावी कैपिटल आर आर अथवा अप्रभावी स्मॉल आर आर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो एलिल्स होते हैं वो समान प्रकार के होते हैं। जबकि विषम युग्मजीय के अंतर्गत ये कैपिटल आर स्मॉल आर या कैपिटल टी स्मॉल टी विषम युग्मजीय अलग अलग प्रकार के एलिल पाए जाते हैं। नेक्स्ट समयुग्मजीय से केवल एक ही प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है, क्योंकि समान प्रकार के एलिल होते हैं या तो कैपिटल आर आर या स्मॉल आर आर तो यहाँ पर जो गैमेट्स बनेंगे वो समान प्रकार के बनेंगे, एक ही प्रकार का गैमेट्स बनता है। जबकि विषम युग्मजीय होते हैं उसमें दो प्रकार के युग्मक या गैमेट्स का निर्माण होता है। नेक्स्ट समयुग्मजों में स्वपरागण द्वारा निर्मित संतति लक्षण समष्टि फिनोटाइप और जीन समष्टि या जीनोटाइप की दृष्टि से अपने पैतृक के समान होती है, क्योंकि उनके जो जीनोटाइप होते हैं वो प्योर होते हैं, इसलिए वो पेरेंट्स के समान ही उनकी प्रोजेनी पाई जाती है। जबकि विषम युग्मजीय में दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, प्रभावी और अप्रभावी, इसलिए दोनों प्रकार की संतति यहाँ पर विकसित हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर प्रभावी और अप्रभावी क्या होता है, या डोमिनेंट एंड रिसेसिव। तो प्रभावी एक विपर्यासी लक्षण की विषम युग्मजीय अवस्था में उपस्थित दोनों एलिल का प्रदर्शन नहीं होता है। तो जब जीनों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसमिशन होता है, तो F1 जनरेशन में जो दोनों प्रकार के लक्षण होते विपर्यासी लक्षण होते हैं उनके विषम युग्मजीय अवस्था में केवल एक ही एलिल अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और जो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस या प्रदर्शित करता है उसको प्रभावी कहते हैं, और जो F1 जनरेशन में अपने आप को छुपा लेता है या सुप्त रहता है उसको हम अप्रभावी कहते हैं। जैसे एक विषम युग्मजीय लाल पुष्प कैपिटल आर और स्मॉल आर में कैपिटल आर एलिल तो प्रदर्शित होता है, जबकि स्मॉल आर सुप्त रहता है। यहाँ पर कैपिटल आर एलिल प्रबल है, जबकि स्मॉल आर एलिल सुप्त या अप्रभावी या रिसेसिव होता है। तो यहाँ पर क्या स्पष्ट हुआ है कि जो प्रभावी एलिल होता है या प्रभावी कैरेक्टर्स होता है वो F1 जनरेशन में अपने आप को प्रदर्शित करता है, अर्थात प्रभावी कैरेक्टर्स होता है वो समयुग्मजीय अवस्था हो या विषम युग्मजीय अवस्था हो, दोनों ही कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है। लेकिन अप्रभावी जो रिसेसिव कैरेक्टर्स होता है या एलिल होता है वो विषम युग्मजीय या हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, केवल समयुग्मजीय अवस्था में ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। नेक्स्ट है फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप क्योंकि जब जीन होते हैं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिशंस होता है तो जीन्स क्रोमोसोम पर बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं, तो उनमें एक दूसरे में आपस में इंटरेक्शंस भी होते हैं। तो वो किस प्रकार से ट्रांसफ़र होते हैं?
तो फिनोटाइप्स के अंतर्गत देखते हैं कि ऐसे कैरेक्टर्स या लक्षण जो बाहरी रूप से दिखाई दे जाते हैं उनको फिनोटाइप के नाम से जाना जाता है, जबकि जो जेनेटिक मेकअप होता है और जीन के अंतर्गत किस प्रकार का जेनेटिक जीनोटाइप पाया जाता है, इस प्रकार के कैरेक्टर्स होते हैं उनको जीनोटाइप्स के नाम से जाना जाता है। जैसे जीन की आपस में अंतःक्रिया के कारण होने वाला लक्षण प्रारूप प्रदर्शित जिसे बाह्य लक्षण के रूप में देख सकते हैं। सभी लाल पुष्पों की लक्षण समष्टि एक समान है क्योंकि यहाँ जीन का प्रदर्शन लाल वर्णक के रूप में हो रहा है। विपर्यासी लक्षणों के लिए उत्तरदायी आनुवंशिक संघटक जीन समष्टि या जीनोटाइप कहलाता है। जैसे लाल पुष्प के लिए उत्तरदायी जीन समष्टि कैपिटल आर या कैपिटल आर स्मॉल आर हो सकती है। सभी समयुग्मजी लाल पुष्पों का जीनोटाइप कैपिटल आर होता है तथा विषम युग्मजी लाल पुष्पों का जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर होता है। क्योंकि बाहर से तो दिखाई देने में ये लाल दिखाई दे रहे पुष्प, तो बाहर से किस प्रकार के हैं उसको जीनोटाइप और फिनोटाइप, और जो उनके जीन को एनालाइज करके पता लगाते हैं इस प्रकार के होते हैं उनको जीनोटाइप के नाम से जाना जाता है। फिनोटाइप और जीनोटाइप शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम जॉनसन द्वारा 1911 में किया गया था। अब जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होते हैं, इनके कुछ अंतर्स होते हैं उनको हम पढ़ सकते हैं। जैसे लक्षण समष्टि वे लक्षण हैं जो बाह्य तौर पर प्रदर्शित होते हैं, जैसे आकार, आकृति, रंग, स्वभाव, जो बाहर से पता लग जाते हैं। तो इस प्रकार के जो कैरेक्टर्स होते हैं, लक्षण होते हैं, उनको फिनोटाइप कहते हैं। जबकि जीनोटाइप के अंतर्गत प्राणी के जीनीय संगठन को निरूपित करता है। फिनोटाइप में दूसरा पॉइंट, लक्षण समष्टि का पता प्राणी को प्रत्यक्ष रूप से देखने से ही पता लग जाता है, क्योंकि हमको बाहर से देखने से पता लग जाता है कि कैसा आकार है, आकृति कैसी है, रंग कैसा है, स्वभाव कैसा है, तो ये बाहर से देखने से ही प्रदर्शित हो जाता है। लेकिन जीनोटाइप का पता हमें पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा ही पता लगा सकते हैं कि उसका जेनेटिक मेकअप क्या है। नेक्स्ट, एक ही लक्षण समष्टि के लिए भिन्न भिन्न जीनोटाइप हो सकते हैं। एक ही लक्षण समष्टि, जैसे हमने अभी पढ़ा था कैपिटल आर स्मॉल आर या कैपिटल आर, जो लाल रंग के लिए है, बाहर से दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, लाल दिखाई देते हैं पुष्प, लेकिन उनका जेनेटिक मेकअप अलग प्रकार का होता है। तो लक्षण समष्टि भिन्न भिन्न जीनोटाइप के होते हुए भी बाहर से एक जैसे दिखाई देते हैं। एक ही प्रकार के जीन समष्टि है तो एक ही प्रकार का फिनोटाइप होता है, लेकिन जीनोटाइप यदि एक प्रकार का है तो उसके लिए फिनोटाइप भी एक ही प्रकार का होता है। नेक्स्ट है बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस या संकर पूर्वज संकरण या परीक्षण संकरण। बैक क्रॉस, इसके अंतर्गत क्या होता है, जब F1 जनरेशन की जो संतति होती है उनका संकरण किसी भी जनक के साथ कराने पर इस प्रक्रिया को बैक क्रॉस के नाम से जाना जाता है। जब F1 PD से प्राप्त संतति का संकरण P1 जनरेशन फर्स्ट PD के किसी भी जनक के साथ कराया जाता है तो इसे बैक क्रॉस या संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। और जब F1 PD का संकरण P1 PD के प्रभावी जनक से कराया जाता है तो सभी संतति प्रभावी लक्षण वाली होती है। जब F1 PD का संकरण P1 PD के अप्रभावी जनक से कराया जाता है तो प्राप्त संतति 50% अप्रभावी और 50% प्रभावी लक्षणों वाली होती है। एक तरह से जब F1 जनरेशन होती है उसका बैक क्रॉस कराते हैं किसी प्रभावी
पेरेंट्स के साथ, डोमिनेंट पेरेंट्स के साथ, तो उसको हम आउट क्रॉस के नाम से भी जानते हैं। टेस्ट क्रॉस के अंतर्गत क्या होता है, जब F1PD का संकरण विषम युग्मजी संकरण का संकरण, क्योंकि F1 जनरेशन होती है वो विषम युग्मजी होती है, का संकरण सम युग्मजी अप्रभावी जीव के साथ या पेरेंट्स के साथ कराया जाता है, तो उसे टेस्ट क्रॉस के नाम से जानते हैं। अर्थात इसमें F1 जनरेशन का संकरण या क्रॉस अप्रभावी समयुग्मजी रिसेसिव होमोजाइगस के साथ या पेरेंट्स के साथ कराते हैं, तो उसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इस टेस्ट क्रॉस के द्वारा F1PD के जीनोटाइप का पता लगाया जा सकता है। बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में क्या अंतर है? बैक क्रॉस को आउट क्रॉस के नाम से भी एक तरह से जाना जाता है। इस संकरण में F1PD की संतति का संकरण किसी भी जनक के साथ किया जा सकता है। इस संकरण में F1PD की संतति का संकरण समयुग्मजी अप्रभावी के साथ किया जाता है। नेक्स्ट, इस संकरण में प्राप्त सभी लक्षण प्रभावी प्रकार के होते हैं, जबकि टेस्ट क्रॉस में इस संकरण में प्राप्त लक्षणों में 50% प्रभावी और 50% अप्रभावी होते हैं। इस परीक्षण में पौधे की शुद्धता अथवा अवस्था को ज्ञात नहीं कर सकते, जबकि टेस्ट क्रॉस में हम पौधे के जीनोटाइप को ज्ञात किया जा सकता है। इसमें एक प्रकार के फिनोटाइप और 2 प्रकार के जीनोटाइप प्राप्त होते हैं। इसमें 2 प्रकार के फिनोटाइप और 2 प्रकार के जीनोटाइप प्राप्त होते हैं। जैसे टेस्ट के माध्यम से हम देखते हैं बैक क्रॉस क्या होता है और टेस्ट क्रॉस क्या होता है। जैसे यहाँ पर ये पेरेंट्स है P1 कैपिटल T स्मॉल t, तो यहाँ पर जो F1 जनरेशन प्राप्त होती है हेटेरोजाइगस टॉल, यहाँ पर ये, तो इसका बैक क्रॉस कराते हैं। इसका क्रॉस हम किसके साथ करा रहे हैं? इसके साथ में। तो यहाँ पर गेमिट्स बनते हैं कैपिटल T स्मॉल t, तो 100% यहाँ पर टॉल प्लांट प्राप्त होते हैं, सारे ही टॉल प्लांट प्राप्त होते हैं। तो जीनोटाइप 50% यहाँ पर होमोजाइगस है और 50% हेटेरोजाइगस है, जबकि फिनोटाइप एक प्रकार का, जीनोटाइप 2 प्रकार के। टेस्ट क्रॉस के अंतर्गत यहाँ पर जो F1 जनरेशन है उसका क्रॉस किसके साथ करा रहे हैं हम? अप्रभावी होमोजाइगस के साथ। तो हमको यहाँ पर 2 प्रकार के फिनोटाइप और 2 प्रकार के जीनोटाइप प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये गेमिट्स हैं। तो इस प्रकार से टेस्ट क्रॉस के द्वारा जो F1 जनरेशन है उसकी कंडीशन को हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड, एक संकर एवं द्विसंकर। मोनोहाइब्रिड का मतलब होता है जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रख करके क्रॉस कराया जाता है, तो उसको हम मोनोहाइब्रिड कहते हैं। मोनो मीन्स सिंगल। इस क्रॉस से हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इसमें F2PD में जो फिनोटाइप होता है वो 3:1 प्राप्त होता है और इसको मोनोहाइब्रिड रेशो के नाम से जानते हैं। मोनोहाइब्रिड रेशो होता है वो क्या होता है? 3:1। इस प्रकार जब 2 विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो उसको डाईहाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। डाईहाइब्रिड 2 विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रख करके कराते हैं। जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, डाईहाइब्रिड क्रॉस है, इनमें क्या अंतर है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस यह संकर एक जोड़ी युग्म विकल्पी के मध्य कराया जाता है। एक जोड़ी करैक्टर को ध्यान में रख करके क्रॉस कराया जाता है तो मोनोहाइब्रिड, 2 को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो डाईहाइब्रिड। एक संकर क्रॉस में F2PD में जो रेशो प्राप्त होता है फिनोटाइप रेशो 3:1, जबकि F2PD में डाईहाइब्रिड के अंतर्गत जो फिनोटाइप रेशो होता है वो
9:3:3:1 प्राप्त होता है। इधर मोनोहाइब्रिड में F2PD में फिनोटाइप अनुपात 3:1 फिनोटाइप 3:1 तथा जीनोटाइप 1:2:1 तथा F2PD में फिनोटाइप हमने ऊपर भी पढ़ा था 9:3:3:1, जबकि जीनोटाइप होता है वो 1:2:2:4:1:1:2:1 प्राप्त होता है। अर्थात फिनोटाइप 4 प्रकार के, जीनोटाइप 9 प्रकार के, जबकि यहाँ पर फिनोटाइप 2 प्रकार के और जीनोटाइप होते वो 3 प्रकार के प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। इसी प्रकार यदि 2 से ज़्यादा विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रख करके क्रॉस कराया जाता है तो 3 को ध्यान में रखेंगे तो ट्राई हाइब्रिड, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा और ज़्यादा है तो पॉलीहाइब्रिड। अब यहाँ पर एक दूसरा जेनेटिक टर्मिनोलॉजी है पॉलीजेनिक ट्रेट या बहुजीनी लक्षण। जब एक विपर्यासी लक्षण को सामान्यतः एक विपर्यासी लक्षण को एक जोड़ी एलेल्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, लेकिन जब 2 से अधिक जीन द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है तो इस प्रकार के जो करेक्टर्स होते हैं उनको बहुजीनी लक्षण कहते हैं या पॉलीजेनिक ट्रेट के नाम से जाना जाता है। जैसे मनुष्य में त्वचा का रंग होता है वो 3 जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसी प्रकार एपिस्टासिस या प्रबल, जब एक जीन दूसरे जीन की अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर देता है, प्रभावित करता है, तो उसको हम एपिस्टासिस कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री जीन, कुछ उपापचय क्रिया हमारे शरीर में इस प्रकार की होती है जो कई स्टेप में संपन्न होती है, तो उनको नियंत्रण करने के लिए जो एंजाइमेटिक क्रियाएं होती है उनके लिए विभिन्न प्रकार की जीनों की आवश्यकताएं पड़ती है। और किसी हाइब्रिड में एक जीन प्रभावी और एक जीन अप्रभावी होते ये लक्षण प्रदर्शित नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से जेनेटिक्स का अध्ययन करने से पूर्व हमने ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में अध्ययन किया था, तो इनका ज्ञान होना आवश्यक है।